कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सबसे तंत्र है। बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। और आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आप कहानी कुर्सी की बड़ा ध्यान से सुनिएगा, खबरें आपको मिलेंगी। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं रोज के अंदर। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। सर कोई पिक्चर होती है जिसमें स्टार कास्ट बड़ी ज़बरदस्त है ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं और प्लॉट भी बड़ा अच्छा है, मुद्दा सब्जेक्ट बहुत धमाकेदार है, राइटर भी लोग जाते हैं थिएटर में जाते हैं, फिल्म चले जा रही है, कुछ हो नहीं रहा, हलचल ही नहीं हो रही, हलचल इंटरवल हो गया, चलो इंटरवल के बाद फिल्म में कुछ होगा, इंटरवल भी चला जा रहा है, अचानक क्लाइमैक्स से पहले शोर मचता, अरे हीरो आया, अब कुछ होगा। ऐसा हमारी पार्लियामेंट में हो गया। 2 हफ्ते निकल गए इंतजार करते करते। अच्छा बताइए, स्टार कास्ट में कोई कमी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी। प्लॉट में कोई कमी? स्टूडेंट मूवमेंट, डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण, पता नहीं क्या क्या, मुद्दा जबरदस्त है, हो कुछ नहीं रहा। रोज हम बैठते हैं इन्हीं कुर्सियों पर, रोज देवेंद्र जी हमको बताते हैं आज ये हुआ, आज इतने घंटे इसकी बात हो गई, आज ये इसके दफ्तर में था, आज वहां ये बात हुई, निकला कुछ नहीं, सबने चाय पी, निकला कुछ नहीं। लेकिन अब निकल रहा है सर, आखिरी 4 दिन बचे हैं पार्लियामेंट के, आखिरी 4 दिन। साल में पार्लियामेंट अब कितने दिन बैठती है? एग्जैक्ट 55 दिन में। साल सिर्फ 55 दिन। देखिए अब क्योंकि हंगामा बहुत होता है तो इसीलिए कोई वैसे बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन नहीं रहती है अब। सही बात है, देखिए ईमानदारी की। लेकिन इन 4 दिनों को लेकर बहुत एंटिसिपेशन है। वो एंटिसिपेशन इसलिए है, खबर देंगे हम आपको देवेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी ने 10, 11, 12, वैसे 4 दिन पार्लियामेंट बाकी है, 10, 11, 12, 13 सोमवार से लेकर गुरुवार 3 दिन के लिए व्हिप जारी कर दी है अपने सांसदों को कि सुबह आप 11 बजे से हाजिर रहेंगे पार्लियामेंट में। और सारे सहयोगी दलों को भी कह दिया है कि अपने अपने सांसदों से कह दीजिए कि सुबह आ जाएं। यह इस बात का इशारा है कि सरकार मूव करने वाली है, सरकार कुछ एक्शन की तैयारी में है। मतलब मैंने कहा हीरो आ रहा है तो कुछ करने वाली है सरकार। क्या? तब देवेंद्र जी बता दें क्या होने वाला है कुछ इन 3-4 दिनों में। जो अंदेशा हो रहा है ना कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को या अपोजिशन के जो भी दल हैं, मुख्यतः वजह वही है क्योंकि बार बार उनसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल को लेकर या FCRA को लेकर उनसे कहा जा रहा है कि भाई इस पर आपकी क्या राय है, हाउस चलाना चाहिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए। तो इससे वो इस अंदेशे में हैं कि अगर हम साथ नहीं आ भी रहे हैं तो शायद ये लेके आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो समझ में आ रहा है सौरभ, अभी सरकार की तरफ से खुलकर बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से डिलिमिटेशन बिल अभी लटक गया। महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल इन 4 दिनों पे नहीं हो रहा है अभी तक के। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो होता नज़र नहीं आ रहा है। इधर की तैयारी भी वैसी अभी नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन सरकार ये मैसेज अभी नहीं देना चाह रही इस माहौल में कि हम बुलडोज करके हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं, हाउस में चर्चा ना हो अगर ठीक तरीके से तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर और क्या बचा? FCRA बिल एक दूसरी चीज़ ऐसी है जो कि सरकार लेकर आना चाहती है, उसके हिसाब से बहुत हैपनिंग देख भी रहे हैं। कल भी एक क्रिश्चियन डेलीगेशन मिला है गृहमंत्री अमित शाह से, उन्होंने एश्योर भी किया कि रेट्रोस्पेक्टिव या इस तरह की चीज़ों को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से बातचीत करके भ्रम ज़्यादा फैला दिया गया है इस कानून को लेकर। जब सरकार रखेगी या सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, सारे बिंदु रखे जाएंगे तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो वो बिल 11 या 12 अगस्त को उम्मीद की जा सकती है कि वो बिल आएगा या उससे पहले ही आ जाए। बट डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन वाले तो आप ये भी चर्चा थी कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो NDA के कई सांसदों से मिले हैं, NCPI के और NCP के और एकनाथ शिंदे की पार्टी के। अब ऐसा रिपोर्ट हुआ कि वहां उन्होंने कहा कि नंबर हमारे पूरे हो गए हैं 2/3। तो नंबर पूरे हो गए तो फिर किस बात का इंतजार? बताया ना कि मकसद यही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना महत्वपूर्ण बिल है कि अगर संसद में बिना ठीक तरीके से चर्चा कराए, अपोजिशन वॉकआउट करे, हंगामा हो और उस तरह से अगर बिल पास हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। FCRA में भी यही है, लेकिन FCRA में उस कदर नहीं, उसमें हाँ वो ज़्यादा है फंडामेंटल चीज़ नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और इस तरह की चीज़ों को अगर आप ठीक कर दें। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपोजिशन की समस्या है, वो BJP के लिए भी समस्या है। जैसे गोवा में तो BJP की सरकार है तो वहाँ के क्रिश्चियन को अगर ऑब्जेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में कि वहाँ के NDA की सरकार है, वहाँ के क्रिश्चियन को अगर ऑब्जेक्शन है तो मामला सिर्फ केरल का नहीं है ना,
या केरल या तमिलनाडु का भी हो तो देश के ही लोग हैं, नागालैंड, मेघालय, सारे पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट से पूरा ही है। तो इतना उसमें माहौल आपको मैंने बनाया, मुझे लगा आप बताएंगे कुछ सच में क्लाइमेक्स में कुछ होने जा रहा है। क्लाइमेक्स तक की फिल्म पिटी हुई है पूरी, ऐसी चलेगी फिल्म। अंत तक पिटी हुई है पिक्चर। इस तरह के माहौल में और क्या उम्मीद कर रहे हैं? जितना आप कह सकें कि टॉक्सिक माहौल हुआ है पार्लियामेंट का, रोज रोज हंगामा, दोनों सदन में क्या कुछ हो रहा है, तो वो तो एकदम से लेकिन फिर भी देखिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है, तो मतलब हम कांग्रेस से मुझे उम्मीद लगता है करेंगे। कि प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव है इन लोगों के चरित्र को देखते हुए। जिसको कहते हैं कि कोई अचानक न हो जाए, तो पहले से ही पेशबंदी, बड़ेबंदी कर लो कि भाई सब लोग रहो मौजूद, क्योंकि पता लगा कि कांग्रेस के 20 सांसद चले गए कहीं घूमने घामने और उसके बाद आ गया बिल, जैसे धारा 370 में हुआ चले था गए ना, थे। उनको पता ही नहीं था कि क्या हो सर रहा है। आज बाकायदा नंबर आया है ये 366 कि सरकार के पास 366 है, तो 366 का तो मतलब ये है कि भाई डीएमके भी साथ होनी चाहिए और भी कोई बड़ी पार्टी साथ होनी चाहिए, जितने हम लोग रोज गिनते रहते हैं कुछ उनके वो भी अलावा। करेंगे ना सौरभ की, कुछ गैर हाजिर भी रहेंगे जब ये आएगा, तो मतलब जो तैयारी है उसके हिसाब एब्सटेन करने वाला भी तो होता है ना। पहले तो यही चल रहा है, सुन रहे थे कि डीएमके के साथ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि डीएमके विरोध करेगा, भाषण देगा, सब करेगा और वोटिंग के टाइम वॉकआउट कर जाएगा। क्या वो तो तब बात है अगर जब बिल आए। हाँ, अभी तो ये सब अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है। हालांकि डीएमके की तरफ से भी आज अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि उदयनिधि स्टालिन ने तो शायद ये कहा है कि हम विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। अब देखें इस पर आगे अब क्या वो होता है। उसमें भी ये कहा गया कि सब पहले डीएमके बिल्कुल विरोध करने के मूड में था, फिर उदयनिधि की गिरफ्तारी हो गई, तो गिरफ्तारी से डीएमके का भाव बदल गया। अभी फिर खैर, anyway, आपको क्या लग रहा है सोमवार से क्या अपेक्षा है आपकी? हम तो एक शेर सुनाएंगे उसके सुनाइए बाद सर, अपेक्षा। सुनाइए। यही करना। और ख्वाहिशों ने कहा चलो एक ख्वाब बुनते हैं, ख्वाहिशों ने कहा चलो एक ख्वाब बुनते हैं, दिल ने हंसकर कहा अब धागा ही कहाँ बचा है। कुछ आपकी और हम सब की वही हालात से जो मिलता जुलता ही शेर है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया, ये वही जो एक पेशबंदी के तहत, क्योंकि 2 ही 3 मुख्य बिल वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही टल चुका है, उसकी जो है मेन यही वुमेन रिजर्वेशन प्लस परसीमन जो लिंक बिल है, जो सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दोनों की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, सरकार के पास कराने का और विपक्ष को रोकने के लिए जी। तो, और एजेंडे में था नहीं। अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि साहब बात इंतजाम हो गया है या कोशिश सरकार ला सकती है, या सरकार ने रीच आउट किया अपोजिशन को, जैसे रिज्जू मिले, 3 बार मिले। हाँ 3 बार मिले और उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा हम सबसे बात करेंगे, फिर ये कहा कि मतलब अभी संभव नहीं है, पहले अमित शाह बयान दिया करके उसके बाद ये सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं उस जो रिचार्ज सरकार से मिल रहे हैं उससे कांग्रेस को ये लगा है कि कुछ ना कुछ उनके माइंड में है, अगर माइंड में है तो अपनी तैयारी पहले रखी जाए, और इसीलिए उन्होंने सारे सांसदों को एकजुट सर होने मुझे को बताइए बदल क्या जाएगा? अच्छा, सरकार क्या इंडेफिनेटली वेट करेगी? मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, अगर राहुल गांधी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई अमित शाह जब तक हाउस में नहीं आएंगे हम हाउस नहीं चलने देंगे, यही तो है ना, इसलिए तो हाउस नहीं चल रहा है, तो आप ये 4 दिन भी बीत जाएंगे, आपके साथ स्पेशल सेशन बुलाने का विकल्प है सरकार के पास, 15 अगस्त के बाद स्पेशल सेशन बुला ले, तो स्पेशल सेशन में क्या शांति से बैठ जाएंगे राहुल गांधी, शांति से बैठ जाएगी कांग्रेस पार्टी? ये तो इंडेफिनेटली चलेगा। और आज जो नहीं मान रहे वो कल क्यों सरकार मान ने भी लेंगे? सरकार पास एक विकल्प और भी है, ज्वाइंट सेशन में बुला सकती है सरकार, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन में बुला सकती है सरकार, और उसमें चूंकि राज्यसभा में इनका स्ट्रेंथ अच्छा हो गया है एनडीए का, जी बहुत कम गैप है, 152 या 54 चाहिए शायद, और ये काफी वहां बहुत भी लगभग पूरा ही है इनका। मामूली गैप है जो 6-7 का है, वो पूरा ही मानो, तो ज्वाइंट में फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह के बिल ज्वाइंट सेशन में आए हैं जिससे मुझे याद तो है। आपको अलग अलग पास कराने की जरूरत नहीं है, फिर तो एक साथ पास कर, फिर आपका नंबर अगर हो जाता है तो आप एक में पास करा लीजिए एक साथ अच्छा, ज्वाइंट सेशन में, फिर अलग थोड़ी जाएगा राज्यसभा में पहले तो। अभी जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप सच में टॉक्सिक है इस वक्त? नहीं, टॉक्सिक तो शब्द है, देखिए, लेकिन जब राहुल गांधी चाय पिलाते हैं रिज्जू को तो वो टॉक्सिक तो नहीं, डाइल्यूट हो जाता है। ये शब्द राहुल गांधी ने भी यूज़ किया कि इतना टॉक्सिक माहौल है उसमें कैसे अभी कुछ और ये हो सकता है, उस लिहाज से सरकार ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किया है। राहुल गांधी को टॉक्सिक लग रहा है माहौल, मतलब उतना हंगामा टॉक्सिक इन द सेंस कि मतलब ये मत समझिए कि आप बैठ नहीं रहे साथ में, बातचीत बात नहीं हो कर रही रहे है। हैं, हाउस नहीं चलने दे रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर आ नहीं रहे हैं हाउस में, तो ये तो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना दोनों के बीच में। पर बड़ी ही निराशा की बात है कि आप लगातार बाहर बात करने के बावजूद भी एक मिडिल वे नहीं ढूंढ पा रहे। भाई कुछ हम तुम्हारी रह जाए, कुछ हमारी रह जाए,
काम तो हो। अब दोनों ही अड़े हुए हैं अपने अपनी बातों पे, तो जिसकी वजह से डेडलॉक है। और ये कोई नया डेडलॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो पिछले 10-12 सालों का सिचुएशन ही ऐसा रहा है पार्लियामेंट में, जो कि 135 दिन से लेकर के अब सिर्फ 55 दिनों तक पहुंच गई है पार्लियामेंट सेशन। तो मतलब क्वालिटी ऑफ डिबेट ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। और जो पैसेज ऑफ बिल्स भी है, जो बिल्स पास हो रहे हैं, उसमें चंद घंटों का ही डिबेट आज के दिन में हो पा रहा है। 2-3 बिल तो पास करा ही लिए सरकार ने अपने। हाँ, तो क्या मतलब कुछ डिस्कशन तो हुआ नहीं उसमें, कुछ खास। ऑफ कोर्स पेपर लीक पे जरूर डिस्कशन हुआ, क्योंकि विपक्ष भी एक गलत मैसेज नहीं भेजना चाह रहा था। हाँ, एक गलत संदेश नहीं देना चाह रहा था। तो कुछ तो इसमें मिसिंग लिंक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे भी कि अगर नंबर्स हैं तो जैसा आप कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन भी लाओ या कभी भी कराओ ये बिल, क्योंकि विपक्ष इसको अपोज कर रहा है। यानी मेन जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपोज करेगी, आप जब भी लेके आओ, जब भी लेकर के आओ, ठीक है। तो वो सिचुएशन तो उस वक्त भी बन सकती है अगर आप स्पेशल सेशन लाओ या बाद में लाओ। मुझे लगता है आज डीएमके के बयान के बाद, क्योंकि डीएमके एक तरह से ट्रैप में फंस गई जब विजय ने ऑल पार्टी या एमपीज की मीटिंग बुला ली, और जिसमें डीएमके के ही सबसे ज़्यादा एमपीज, लगभग 30 एमपी राज्यसभा लोकसभा के हैं। और क्योंकि विजय ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो डीएमके को कहीं ना कहीं ट्रैप में उन्होंने फंसा दिया। जाता नहीं, उनका एक भी सांसद नहीं है। उनका एक भी सांसद नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग एक नैरेटिव की तरह से कि भाई मुद्दा बन गया ना ये, तमिलनाडु में मुद्दा है ये, खुद स्टालिन ने बनाया इसको। हाँ, स्टालिन ने मुद्दा बनाया। और जिस मुद्दे को आप अपोज कर रहे थे, आज तक एटलीस्ट मीडिया में चल रहा है कि भाई डीएमके इज ऑन बोर्ड, और उसको भी आज तक उन लोगों ने कोई खारिज नहीं किया उस बयान को कि जब आएगा, हमने बिल देखा ही नहीं है, पहले एक बयान था तो हम उस वक्त बताएंगे। तो नंबर्स का इशू है मुझे तो लग रहा है। अगर 366 नंबर है तो ये बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के नहीं हो सकता। आज दिन में कोई यही कह रहा था कि ये इसका मतलब है समाजवादी पार्टी साथ में है। और हमने काफी पहले भी एक बार ये चर्चा करी हुई है कि बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के ये बिल पास होना मुश्किल है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी के लिए इस बिल को अपोज करने के लिए कोई खास ठोस वजह नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे देखिए कि ये 4 दिन भी अगर कुछ नहीं होता तो ये कैसा लगेगा, सरकार के लिए कैसा लगेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आपका जो एजेंडा का बिल था वो पास ना हो रहा तो झटका ही होता है। पार्लियामेंट चले तो उसमें मुख्यतः सरकार का ही फायदा होना, क्योंकि आपको सरकारी कामों से पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है, बिल पास कराना होता है। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है जो कि अनयूजुअल हो। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो इस काम को खूब करती थी, सदन की कार्रवाई बाधित करते थे, हंगामा होता था। तो पार्लियामेंट के हिसाब से आप देखें तो ये तो चलते रहता है। वो बहुत दुखद चीज़ है, दुर्भाग्यजनक चीज़ है। उसमें कितनी सारी रिपोर्ट हो चुकी है कि कितने पैसे का नुकसान होता है, पर मिनट कितना नुकसान होता है। उन सारी चीज़ों का कोई बहुत असर होता नजर नहीं आता है। पार्लियामेंट के फंक्शन में तो मुद्दा नहीं बनता ना, क्या पब्लिक जब वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में रहता है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी इन्होंने, और 50 करोड़ रुपए रोज से खर्च हो गए और इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। ये तो कोई मुद्दा वो इशू नहीं है सर, इसीलिए कह रहा हूँ। तो इसलिए पार्टियों को परवाह नहीं होती है। नहीं, लेकिन आपने अगर कोई मुद्दा बनाया, आप अप्रैल में बिल लेके आए थे और उस वक्त सब ये जान रहे थे कि इनके पास नंबर नहीं है, तब आप माहौल बनाने के लिए बिल लाए थे। आज आप सब जगह से जब खबर ये आ रही है कि नंबर है, आपने लगातार एक एजेंडे को पुश किया ना कि ये भाई हम ये काम करना चाहते हैं, और उसकी एक डेडलाइन है, एक टाइमलाइन भी है ना उसकी। इट कैन नॉट लिंगर ऑन इंडेफिनेटली। आप उसको अगले लोकसभा इलेक्शन से लागू करना चाहते हैं। बट लिस्ट नहीं करी ना उन्होंने। लिस्ट 370 किया था, ये ध्यान नहीं मुझे। 370 लिस्ट करके हुआ था। 370 तो एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पीएम से मिलकर चाय पी के आए, उनका कुछ नहीं हो रहा है। जब 370 बिना किसी को बताए हो सकता है इतना बड़ा काम। देखिए, हर काम इंस्टेंट कॉफी वाले अंदाज में नहीं हो सकता ना। हर काम को आप इंस्टेंट कॉफी के हिसाब से। असल में 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसमें पूरा देश उसमें विरोध करने की स्थिति में नहीं था। कांग्रेस भी उसमें डिवाइडेड थी। हाउस गुलाम नबी आजाद विरोध कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे। तो 370 का इसमें मैं सर उस आर्गुमेंट पे कह रहा हूं कि ये जो है चर्चा के साथ और अच्छे माहौल में बहस करके पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 370 कैसे हुआ, वो भी ऐसे हुआ, वो तो बिना किसी को बताया हुआ था। वो तो हम स्टूडियो में थे, अमित शाह जी बोल रहे थे, बोलते बोलते हमें कान छोड़े कि क्या बोल गए। उसके पीछे तो ऐसे पता लगा था कि 370 खत्म हो गई। उसके पीछे वजह ये थी कि 370 लाने का जो कॉज था, जो उद्देश्य था, वो सबको पता था देश में, एक एक व्यक्ति को। उसमें आपको समझाने बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक, एक डिसीजन लेना था। इसमें तो आपको समझाना, बताना, सब कुछ करना, कन्विंस भी करना है कि आप कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो और उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। और ऐसे समय में जब सरकार को अभी भी एक सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, थोड़ा झटका लगा, तो सरकारें भी तो दबाव में आती हैं। वो कन्विंसिंग, वो समझाइश तो आप बाहर करते हैं ना। पार्लियामेंट तो दुनिया को बताने के लिए होती है।
वो तो जो आपने करना है वो तो बिहाइंड द सीन्स करना है। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में भी इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल जो है, अगर बिना डिबेट के हल्ला गुल्ला ध्वनिमति से तो पास होना, तो एक बार किसानों वाला तो देख चुके हैं ना, उसका पब्लिक मूड खराब जाता है ना उसमें। जो किसानों वाला किया था उसके बाद क्या नतीजा हुआ था। तो सरकार क्यों ऐसी पोजीशन अपने को एम्ब्रेस करना चाहेगी कि दुनिया भर में हंसी हो जाएगी कि साहब इतना महत्वपूर्ण बिल और आपने जबरदस्ती धींगा मुस्ती में पास करा दिया। और अच्छा, इसमें तो ऐसा है तब तक पक्के नंबर नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं लाएगी, डिवीजन मांग लेगा कोई, डिवीजन में फिर वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर फिर आप चूक गए तो ज़्यादा फजीयत होगी ना। आप ना लाएं बजाय इसके ला के वो गिर जाए तो डबल फजीयत हो जाएगी कि अभी आप पिछले सेशन में गिरा चुके फिर आप ले आए। अरे कांग्रेस ने अपने सरकार ना फिर सरकार नंबर की बात, तो नंबर की बात, इसका मतलब है कॉशन है, क्योंकि एक बार बिल ये गिर चुका है। अगर 366 का भी नंबर है तो इट इज जस्ट 4 मोर देन 2/3, करेक्ट, एकदम टाइट है, टाइट ही है ना भाई, तो टाइट ही टाइट है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कॉशन है कि भाई अगर नंबर श्योर नहीं है फिर गिर जाए बिल तो क्या होगा। 366 का नंबर तो सूत्रों के मुताबिक है, वही मैं कह रहा हूँ, पक्का है कि नहीं, वही तो कह रहा हूँ। इस बात को अगर खुदा ना खास्ता 1% भी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है कि ये बिल अगर गिर जाए किसी कारणवश तो क्या होगा। हाँ, मतलब इट विल बी chaotic। जैसे कांग्रेस ने तो ऑफिशियल विप जारी कर दिया 3 दिन के लिए, तो इधर से देख सुन रहे हैं कुछ बीजेपी ने कुछ क्वेश्चन किया है अपने लोगों को कुछ नहीं? हाँ, थोड़ी देर पहले आज ये था कि बीजेपी भी विप जारी करने वाली है, लेकिन अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि तैयारी उस रूप में नजर नहीं आ रही है कि मंडे को बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की जो चिंताएं हैं जिसके लिए विप जारी किया गया, इससे और ज़्यादा बड़ी होंगी कि गृहमंत्री अमित शाह सैटरडे और संडे को पहले जा रहे हैं महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र से चले जाएंगे डाउन साउथ पुडुचेरी, और 8 और 9 को वहाँ पे उनके अलग अलग कार्यक्रम है। तो वहाँ से शायद ज़्यादा खटका हो गया होगा कि क्यों जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ के डीएमके के जो बाकी लोग हों पर्दे के पीछे वाले, उनसे कोई बातचीत होनी है, कोई मैसेजिंग होनी है। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत फूंक का कदम रख रही है ना, उसको तो हमेशा लगता है कि सरकार न जाने क्या कर दे, कब सरप्राइज़ कर दे। तो उस लिहाज से उनकी तैयारी ज़्यादा समझ में आ रही है बनिस्पत इधर उस तरह का हैपनिंग नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, इधर जब लाना होगा तो विप जारी कर देंगे, फिर तो कभी भी जारी कर सकते हैं। विप जारी, इधर सत्ता पक्ष की विप जारी होना तो फिर स्पष्ट इशारा है कि आप कुछ फिर तो करने वाले हैं। वो उसमें ये भी है ना, जैसे FCRA वाला बिल भी लेकर आना ही है। तो मुझे लगता है कम से कम एक बिजनेस तो सरकार पूरा करेगी इन 4 दिनों में, चाहे FCRA FCRA वाला हो सकता है। FCRA में देखिए क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्होंने रीच आउट किया है, उनकी बात सुनी गई है। FCRA में कुछ जो राहुल गांधी से भी जो बात हुई है उसमें भी उसका जिक्र हुआ था। तो मुझे लगता है FCRA शायद ये कर ले जाएंगे। वो एक तो कुछ कल शायद वो एक चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की मिजोरम के शायद मिजोरम उन्होंने कहा 12 तारीख को बहस होगी इस पे। कल के उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। तो हालांकि 12 से पहले वो इस लिहाज से मतलब होना चाहिए था कि यूजुअली क्या होता है कि पार्लियामेंट का जो लास्ट डे रहता है तो मॉर्निंग में ही वो लोग एडजर्न कर देते हैं, मतलब 30 मॉर्निंग में एडजर्न कर देंगे। हाँ, तो अगर आप पहले से पास किए रहेंगे फिर तो राज्यसभा में हो जाएगा। कांग्रेस ने भी पहले 3 दिन के लिए जो है वो किया। हालांकि इस पर भी मतलब डिवाइड बहुत बड़ा है FCRA पे, ऐसा नहीं है कि बड़ा डिवाइड तो है FCRA पे। कांग्रेस पार्टी के बहुत रिजर्वेशंस हैं। मतलब मैं एक रिपोर्ट जो पढ़ रहा था, बोली क्रिश्चियन लॉबी जो है वो बहुत हावी है कांग्रेस के ऊपर, और वो ये चाहती है कि भाई कांग्रेस किसी भी तरीके से सॉफ्ट ना दिखे इसमें। नॉट ओनली क्रिश्चियन लॉबी, इंटायर NGO लॉबी इंक्लूडिंग क्रिश्चियन लॉबी, NGOs की जो लॉबी है ना पूरी है, क्योंकि FCRA तो सब पर लागू है ना। उसमें बहुत सारे ऐसे NGOs भी हैं जिनका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन है NGOs, बड़े बड़े NGOs हैं, तो वो सब इस पे जो है कॉन्शियस है इसको लेकर के इस बिल को। हालांकि इस जो मतलब फॉरेन फंडिंग का जो जितना पूरा मतलब आप माने एक पाई है, उसमें क्रिश्चियन या मिशनरी फंडिंग जो है वो बहुत छोटा लिमिटेड है, वो शायद कुछ 10 या 17 ऐसा कुछ है। वही कह रहा हूँ कि NGO वाला ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा बाकी NGOs का, लेकिन भ्रम फैलाने के लिहाज से ज्यादा एक्शन क्रिश्चियन वाला है कि वो इमोशनल इश्यूज की माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के ऊपर कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से चर्चों पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो फैलाई गई हैं वो ज्यादा, वो इधर से ये है कि देखिए सब देश इसलिए हम ला रहे हैं ताकि देश को ईसाई बनने से रोकना है, उधर से ये है कि चर्चों पे कब्जा कर लिया जाएगा, तो वो उसको ज्यादा दोनों पक्ष हाईलाइट कर रहे हैं। वो जो एक वो सांसद का बयान आ गया था अमेरिका के, उस पर आज भारत सरकार ने स्पेशल मतलब वो दिया है, रिप्लाई दिया है कि उनका कोई मतलब नहीं बनता इस मुद्दे पर, क्योंकि FCRA बिल को बीजेपी ने आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग के साथ लिंक कर दिया कि भाई फॉरेन फंडिंग NGOs को चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशंस को हो रही हैं, उसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रही है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से जोड़ दिया गया है।
अब डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है ये कोई आइडियोलॉजिकल मुद्दा तो है नहीं, इट इज़ लार्जली अ टेक्निकल मुद्दा कि भाई 1971 के सेंसस पे ही आज भी हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें तय हैं और 2026 तक उसका एक्सटेंशन हुआ था। आई थिंक वो एक्सटेंशन कब एंड हो रहा है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो एंड हो रहा है 25 तक का था तो उसको अगर आप जैसा आप कह रहे थे ना कि उतना दे डोंट हैव टाइम टिल इन्फिनिटी, करेक्ट। अगर आप इस बिल को पास नहीं कर रहे तो फिर आपको एक्सटेंशन को भी कहीं ना कहीं पास करना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। अगले सेंसस तक है, जैसे ही अगला सेंसस आएगा ना उसके बाद उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। वो 26 तक ही था, नहीं आ रहा, 26 तो हो गया, वो 26 तक ही है। तो इसीलिए वो ये है कि अगर अभी आपने कर लिया तो अभी आप अपने हिसाब से कर सकते हो पिछले सेंसस में जो भी आपको करना है 2011 वरना फिर 26 के बाद तो करना ही पड़ेगा, अनलेस आप दोबारा किक करके उसको आगे एक्सटेंड कर दें। वही कह रहा 26 तक आप करना पड़ेगा तो फिर 26 के आंकड़े लेने पड़ेंगे आपको इस सेंसस के। वो तो सर सरकार के हाथ में है ना, वो कानून बना के तो आप सेंसस तो कोई भी आधार बना बना सकते देंगे, लेकिन लॉजिकल तो यही होगा करंट होगा। अभी जो पास हो रखा है उसमें है नेक्स्ट सेंसस आफ्टर 2000। एक अखबार की रिपोर्ट ये थी कि डीएमके ने जो शर्तें रखी हैं उसमें एक ये भी है कि इस बार करने के बाद फिर अगेन 25 साल के लिए आप उसको फ्रीज में डाल देंगे। उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि 50% हर सीट में, हर राज्य में वहाँ की सीटों में बढ़ोतरी हो, ये आप मेंशन कर दें। दूसरी चीज़ कि अगले 25 साल के लिए फिर फ्रीज कर दें। और तीसरा कंस्टिट्यूंसी के बारे में आप डिटेल दें कि जो इजाफा हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये डीएमके की तरफ से ये 3 शर्तें उस समय बताई गई थी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इधर से उसे मानी ना जा सके, डूएबल ना हो। हाँ, तो इस लिहाज से डीएमके के आप अच्छे प्रमुख नेताओं से पार्लियामेंट के दरमियान अगर आप पूछें थ्रू आउट इधर कि डिलिमिटेशन बिल को आपका क्या स्टैंड है, तो कभी खारिज करते हुए नजर नहीं आए। देखेंगे बिल, हाँ, वो 50% वाली बात कह के वो ये कहते थे कि देखेंगे। क्योंकि मेन अपोजिशन क्या है भाई, मेन अपोजिशन जो सदर्न पार्टीज या डीएमके का था कि भाई हमारा प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। देखिए सीटें तो किसी की कम नहीं होंगी, भारत में किसी की आबादी तो कम नहीं हुई है, आबादी बढ़ी है सबकी ना, ग्रोथ ऑफ रेट अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, तो सीटें तो तमिलनाडु की भी बढ़ेंगी, चाहे यूपी, हर राज्य की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन प्रोपोर्शन के ऊपर था। बट अगर आप 50% कर दे तो क्या प्रोपोर्शन? मेरे को एक बात पे एतराज है, ये तो नंबर वाली बात है कि डीएमके के पास नंबर है। जब हम साउथ की पार्टी कहते हैं तो साउथ में केवल डीएमके और कांग्रेस थोड़ी है, एआईएडीएमके भी है साउथ में, और एनडीए में तमिलनाडु में और पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जनसेना पार्टी है, तेलंगाना में बीआरएस भी है और भी पार्टियां हैं। इनका कोई से नहीं है, इनमें से भी तो बहुत सारी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। सो हम ये क्यों मैसेज जाने देते हैं कि डीएमके विरोध कर रही है तो मतलब पूरा साउथ विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा पूरा साउथ। डीएमके ने उसमें लीड ले लिया था। हुआ ये था कि स्टालिन ने चारों चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया था, सिद्धारमैया में थे, प्लस ये केरल वाले विजयन खुद, ये तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, एक चंद्रबाबू को भी से बात तो कर ही ली थी, चंद्रबाबू को भी 50 भी था, बीच में थे, बाकी 4 तो स्टेट बिल्कुल एकजुट हो गए थे। तो इस और डीएमके लीड ले रहा था, इसलिए डीएमके का चूंकि नंबर ज्यादा है लोकसभा में उन्होंने लीड लिया, तो इसलिए वो जब भी साउथ की बात होती है तो डीएमके सामने आ जाता है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये सेंस नहीं जानी चाहिए कि भाई पूरा साउथ इसके खिलाफ है, जो करंट फॉर्मूला निकाला गया है सरकार के द्वारा नहीं है। इस पर बहुत सारे लोग तैयार हैं, सहमत हैं, क्योंकि इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी ना। जो आपका बेसिस है वही तो, जब आपका बेसिस है कि भाई हमारा प्रोपोर्शन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा टीएफआर कम है, हमने फैमिली छोटी रखी है, सरकार उसको मान रही है, तो जो बेसिस है ऑपोजिशन का वही, यानी सदन पार्टी जो भी डीएमके कह ले, वही धूमिल हो जाता है ना, तो बचा ही नहीं ऑपोजिशन के लिए। अब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं टॉप लेवल से भी जो है इस वक्त, वो राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं? मतलब राहुल गांधी एडमेंट हो रहे हैं, राहुल गांधी मतलब बिहेवियर क्या है उनका, ये 3-3, 4-4 मुलाकातों में क्या पता लगा? उसमें कोई बहुत ज़्यादा विंडो वो खोलना चाह रहे हों या खोलने के लिए तैयार हों, ये नज़र नहीं आया। मुझे लगता नहीं कि शायद इन लोगों को एक्सपेक्टेशन भी रहा होगा कि आप किरण रिजिजू जाके मिल लेंगे, और राहुल गांधी ऐसे मौके पे जब सरकार के ऊपर दबाव बनाने का उनके पास एक अवसर है तो वो उसे जाने देंगे, ये सोचा तो नहीं किया होगा, बट एक कोशिश ज़रूर इधर से की गई थी। और कहा यह जा रहा है कि रुख ठीक है, बट कोई उस तरह का विंडो नज़र नहीं आ रहा है जिस पर वो तैयार हों। और जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि गृह मंत्री अमित शाह का हाउस में होना ये कोई मसला ही नहीं है। वो तो ऐसा थोड़ी है कि गृह मंत्री को हाउस में जाने में कोई डर है या वो जाना नहीं चाह रहे हैं। वो बार बार, क्योंकि उनको अपनी पोजीशनिंग चेंज करनी है अपोजिशन की। जैसे पहले आपको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, हो गया ना इस्तीफा, तो आपके लिए तो नॉर्मल हो जाना चाहिए, फिर आप उसके बाद दूसरा इशू लेके आए।
जैसे ही इस काम को ये लोग करेंगे उसके बाद वो तीसरा इशू उनके लिए आ जाएगा कि प्रधानमंत्री आगे जवाब दें। तो ये अपोजिशन के उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते, इनको पता है कि आप हंगामा ही करेंगे, जब हंगामा करेंगे तो फिर हम उसको आज उसी तो हिसाब से रिजू जी deal कर काफी रहे हैं। भड़क भी गए थे हाउस में। उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह जी रोज सुबह से शाम तक काम ही कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट रोज आ रहे हैं, लेकिन जिस मंत्री की जरूरत होगी वही आएगा हाउस में। हाँ, और उसके बाद उन्होंने वो ये बताया भी कि कैसे वो डेली आ रहा है। वाकई आज भी मतलब पर डे गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट आते हैं, पार्लियामेंट जो उनका दफ्तर है वो लगातार काम कर रहे होते हैं। जिस दिन जब हाउस में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाएगी तुरंत वो जाएंगे। मतलब पार्लियामेंट ना जाना ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसमें अनयूजुअल ये है कि अमित शाह सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सदन के अंदर बैठने वाले मंत्रियों में रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी कई बार नहीं आते थे, मणिपुर के इतने बड़ी करे थे। प्राइम मिनिस्टर बड़े दिन पे आते हैं। हाँ, अमित शाह लगातार पार्लियामेंट बैठते थे और हर विषय पर वो इंटरव्यू भी इंटरफीयर करते करते थे। इस बार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, इसलिए अनयूजुअल है ये। ये हाउस हैं। उनको लग रहा है कि अपोजिशन में राहुल गांधी कांग्रेस की डिमांड जो है वो नाजायज है। जो भी है, मतलब उनका ना आना अनयूजुअल उनको ये लग रहा है। हाउस चल कहाँ रहा है? हाउस चले इसीलिए तो नहीं चल रहा कि वो नहीं आ रहे अरे हैं। आप स्टार्टिंग करते हैं, उनकी स्टार्टिंग हंगामा उनकी शुरू तरफ से। मैं उन्हीं का कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही अगर आप हंगामा शुरू कर दें, इस आगे स्पीकर बैठते हैं चेयर पे। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि गृहमंत्री अमित शाह पहले से आके वहाँ बैठे रहे। वो संसदीय कार्य मंत्री या जिस मंत्री का काम रहता है, एजेंडा रहता है, वो रहते हैं। नहीं, वो ठीक महत्वपूर्ण बिल पे गृहमंत्री अमित शाह जब जाते बिल हैं। में डिबेट हुई तब भी नहीं आए ना, जब पूरा हाउस चला, नीट वाले उस पे डिबेट चल रही है। मतलब अगर आने का इंटेंशन होता तो तब आ जाते। उसमें ये उनकी कोई intent जरूरत भी तो नहीं, देखा जाता है संबंधित ना। मंत्री का काम था वो, इसलिए वो नहीं जा नहीं, रहे ये थे तो आज। टेक्निकल बात है कि मंत्री काम था। इसके पहले भी तो तमाम सारे मामलों में उस तरह की दूसरे चीजों मंत्रियों में को जब अमित शाह ही कोई जवाब देते बहुत रहे। इंपॉर्टेंट बिल रहता है तभी वो वहां पे जाते रहे। प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसा रहता है। नीट कोई वाला वैसा इंपॉर्टेंट बिल था, रहा। एजुकेशन वाला तो सरकार ने तो नीट के उसको लिए- सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया था। कार्मिक देखो, मैं विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो ना, उनका कहना है कि नीट वाला इतना इंपॉर्टेंट था कि जिसको स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने रात को सदन के बाहर अनाउंस किया। तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट बिल होते हैं जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो अपोजिशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो गैप हाँ, नहीं रहते होते हैं। तो ये सत्ता तो ये कोई ऐसी चीज सत्ता नहीं में तो रहती कि उठाता है हर मुद्दा ये। मंत्री वहां पे जाके वहां पे मौजूद रहे। अगर हाउस चले, हाउस चलता, अब जैसे स्टार्टिंग से ही हंगामा शुरू होता है फिर एडजर्न होता है। देखिए ऐसा है, दोनों की तरफ से देखेंगे तो ये सामने वाले की जिद है। जिद है, बीजेपी को लगता है उनकी जिद है, उनको वो लगता कहते है हैं ये बीजेपी की नहीं, जिद है। नहीं, नहीं, मैंने आपको जो कहानी बताई उन्होंने ये पूछा था कि वो पोजिशनिंग का मसला है कि इनको जैसे अपोजिशन ये कॉन्फिडेंस दे दे, जो बातचीत होती है उसमें क्या होता है कि वो आप संकेत करें कि हाँ हमको चाहिए ही उनका स्टेटमेंट, तो आके वो कर दें। लेकिन उनको ये समझ में आता है कि अब भाई आप फिर विंडो दिखा रहे हो कि ट्रस्ट नहीं, नहीं, डेफिसिट है ना, पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन है। टू बी फेयर, कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लेकिन जो किरण रिजिजू जो भी आउटरीच कर रहे हैं, बट उसका भी कोई जो है वो भाई किरण आउटकम नहीं दिख रहा है। किरण रिजिजू का काम भी आउटरीच करना है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का काम भी होता है आउटरीच करना। हालांकि उन्होंने देर से काम शुरू किया है, वो पिछले 2-3 साल से आज भी parliamentary affairs तकरीबन minister आधा घंटे 40 मिनट उनके दफ्तर में एक कांग्रेस पार्टी के सांसद, एक समाजवादी पार्टी के सांसद, दोनों बैठे थे। ये तीनों की बातचीत हुई है तकरीबन 35-40 मिनट तक। तो संसदीय कार्य मंत्री करते क्या है मिलके? चाय पीते यही हम लोग- है कि हम लोग बातें समझाओ कर रहे भाई, ये कर लेते हैं, समय बर्बाद हो रहा है, आ जाओ कर ये लो। 2 हफ्ते जो है बीते अपने हैं काम पिछले बता देते पार्लियामेंट होंगे के, कि भैया 20 ये जुलाई करवा से दीजिए। लेकर के आज पूरे 2 हफ्ते हो गए। ये 2 हफ्ते दोनों पार्टियों के हिसाब से कैसे दिखे? मतलब अपोजिशन के हिसाब से कैसे दिखाई दिए, बीजेपी के हिसाब से कैसे दिखाई दिए? बीजेपी के हिसाब से अगर आप देखें तो जो लिस्ट में उन्होंने डाल रखे थे बिल्स, कौन डिफेंसिव दिखाई दिया? उसमें से कुछ बिल पास हुए, लेकिन डिलिमिटेशन बिल के ऊपर जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, डिस्पाइट नंबर्स। बिकॉज एटलीस्ट डिस्पाइट जो क्लेम कर रही है भाजपा की हमारे पास नंबर्स हैं, उसके बाद भी ये बिल आ नहीं रहा। क्या बीजेपी या सरकार दबाव में दिखाई दी, डिफेंसिव पे दिखाई दी? मतलब अगर आप देखें तो भाई एनईटी पेपर लीक का बिल लाना पड़ा, कोई लिस्टेड तो था नहीं, और वो एक करंट प्रोटेस्ट या डिमांड की वजह से इमीडिएटली लेके आना पड़ा सरकार को, है ना। वो कह सकते हैं कि भाई वो विपक्ष की डिमांड नहीं थी, वो डिमांड तो स्टूडेंट्स की थी, बच्चों की थी, वो अलग बात है। और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई देखो सरकार बैकफुट पर है, अगर बच्चे मनवा सकते हैं अपनी डिमांड, तो हम क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं भाई? और हम मनवा ही नहीं पा रहे हैं, हम तो 12 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बड़ी प्रखरता से उठा रहे हैं। तो दिक्कत अब विपक्ष के साथ ये है कि भाई उनको दिख रहा है कि सरकार बैकफुट पर है, कमजोर दिख रही है, तो वो कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर कर ले, पाए, स्क्वीज करना चाह रहे हैं। हाँ, स्क्वीज करना चाह रहे हैं एक विक्ट्री की, भाई अमित शाह स्टेटमेंट भी दे दें अगर, तो मेरी जीत है ये। तो हाँ, क्योंकि हमने स्टेटमेंट दिलवाई है और अपने सपोर्टर्स को वो मैसेज दे देंगे, भाई देखो हमने फोर्स कर दिया इनको स्टेटमेंट देने के लिए। तो मसला सर पॉइंट स्कोरिंग का है। लोग पार्लियामेंट में होता क्या है, सरकार अपने पॉइंट स्कोर करती है, अपोजिशन अपने पॉइंट स्कोर करता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास करा लेती है,
उसका पॉइंट स्कोरिंग होती है, बिजनेस इतना हो गया, विपक्ष कहता है कि हमने सरकार से ये करवा लिया, तो वही पॉइंट स्कोरिंग का ही है। अगर अमित शाह स्टेटमेंट दे देते हैं आकर के, तो निश्चित रूप से अपोजिशन कहेगा कि देखिए आखिर हमने मजबूर कर आना पड़ा। वो नहीं आ रहे हैं तो सरकार ये कहेगी कि हम उनके दबाव में थोड़ी आएंगे, ये तो हम गृह मंत्री तय करेंगे कब उनको आना है, कब नहीं आना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, जो कि किरण रिजिजू ने हाउस में कहा, जिस पे फिर वो ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है, मतलब जो लोग थोड़ा पीछे का नहीं याद कर पाते उनके लिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये माहौल अनयूजुअल है या देखा है सब इससे पहले भी? नहीं, पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि पहले बिटरनेस इतनी नहीं होती थी, डेडलॉक होता था, फिर डेडलॉक के बीच से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलता था। बिटरनेस अब जो बिटरनेस दिखाई पड़ती है, हालांकि किरण रिजिजू गए तो बड़े गर्मजोशी से राहुल गांधी ने चाय भी पिलाई, ये भी खिलाई, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अब तो वो बिटरनेस वाला जो है एंगल पहले तरह नहीं दिखता था। हाउस में डेडलॉक होता था, उसके बाद जो है बाहर निकलते थे तो हाथ मिलाते हुए हंसते हुए एक दूसरे कमरे में जाते हुए निकलते थे। अब वो चीज़ मिसिंग है थोड़ी सी। अब तो ये है कि अगर वहाँ सत्ता पक्ष के 10 सांसद खड़े हुए हैं तो विपक्ष के 2 सांसद चले गए तो ये होगा क्या चक्कर, क्या करने गया ऑपरेशन लोटस में पद चले गए, या अगर विपक्ष 5 सांसद खड़े हुए तो सत्ता पक्ष वाला दाएं बाएं से निकल जाएगा, छोड़ो कौन जाए कहीं साहब देख ले, पता नहीं लग जाए। तो ये जो चीज़ ये पहले नहीं थी। कोई सरकार या बीजेपी का कोई ऐसा सिस्टम है कि भाई चलो इस लेवल पर नहीं बात बन पा रही है तो कोई ऊपर के लेवल से आउटरीच होता हो? नहीं, किरण रिजिजू ऊपर के ही लेवल पे है, मैं वही कह रहा हूं कि मतलब वहाँ पे जा रहे हैं, कोई लेवल्स और उसके बाद कोई और इसके ऊपर कोई लेवल नहीं, मतलब इधर राजनाथ जी को अगर कहीं किसी मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़े तो वो या किरण रिजिजू, इसके बाद कुछ नहीं बचता कि वहाँ पर आप फ्लोर मैनेजमेंट, क्योंकि मैसेज जो ये लोग लेकर जाते हैं, जैसे राजनाथ जी भी अगर बात करें किसी से तो यही मैसेज होता है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, ठीक, गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं। अगर किरण रिजिजू भी जाके जब कम्युनिकेट करते हैं तो वही समझ में आता है कि भाई सरकार के ऑलमोस्ट टॉप लीग वाले लेवल से ये कम्युनिकेशन आ रहा है, तो वो तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि डिफेंसिव कौन, निश्चित तौर पर जैसे अगर सरकार का अपना ये एजेंडा था कि हमें ये पास कराना है, अगर वो नहीं करा पा रही है तो निश्चित तौर पे डिफेंसिव तो आप रहे कि आपका जो एक काम था वो आप नहीं करा। बड़ा एंटिसिपेटेड सत्र था ही वैसे। और बड़े दूसरे एंगल में चला, इसने 20 जुलाई वाला जो प्रोटेस्ट हुआ ना, उसने एक हद तक मोमेंटम को वो डिस्टर्ब कर दिया कि पूरी तरह से, और वहाँ पर उसके पहले की जो हैपनिंग, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, वो उसने माहौल एकदम ये किया। और ये जो आप कह रहे हैं कि बिटरनेस ज़्यादा आ गई है सौरभ, उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा योगदान आपको समझ में आएगा राहुल गांधी का। जैसे स्पीकर के चैम्बर में जाके एक सामान्य तौर पे बैठने की, चाय के साथ जो आप गपशप की चीज़ें थी, आप सत्र खत्म होने के बाद वो हो जाता था, सभी दलों के नेता जाते थे, उन्होंने उसमें जाना बंद किया, वो नहीं जा रहे हैं। कल भी आपने सुना, इस बार भी हुआ वो, हाँ, जैसे प्रियंका गांधी जाती हैं वहाँ पे, किसी वेणुगोपाल जाते हैं, वो आराम से हंसी मजाक भी कर लेती है। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने काफ़ी बातचीत की थी वहाँ पर, और बहुत अच्छे माहौल में दोनों बातचीत हुई। तो वो जो बिटरनेस आता है वो राहुल गांधी वो कैरी करते हैं। पार्लियामेंट में भी नज़र नहीं आता कि अगर सत्ता पक्ष का कोई सांसद हो तो सामान्य तौर पे वो बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी खूब बात करती हैं, हंसी मजाक भी चलता है उनके बीजेपी के सांसदों के साथ, और वैसे सांसदों के साथ जो उन पर हमलावर रहते हैं टीवी पे या मीडिया में या अखबार में, तो वो एक समस्या नज़र आ रही। कल भी आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने जब कल पहली बार जो चुनकर सांसद आए थे उनसे ब्रेकफास्ट के दरमियान जब बातचीत की थी, आज भी जो किया, कल भी किया था, तो फर्स्ट टाइमर थे, उनको यही कहा कि हाउस में अगर बिटरनेस हो जाए तो हाउस के बिटरनेस को आप बाहर अपने व्यवहार में लेके ना जाएं, अपोजिशन वाले सांसदों के साथ उस तरह का व्यवहार ना करें। तीखी बात तीखी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुद्दे को ढंग से रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप उत्तेजित होकर आक्रामक तरीके से बात कहें। तो वहाँ से तो वो समझ में आता है कि वो संकेत लगातार मिल रहा है। इधर से कभी हम लोग नहीं सुनते कि हाँ इस तरह की चीज़ें जाएँ। आपको लगता है रैपो नहीं है अब किसी का? मुझे लगता है पहले अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब थे तो एलओपी सुषमा स्वराज जी थी, मुझे लगता है। हाँ, सुषमा जी। तो क्योंकि टॉप 2 लीडर्स में भी एक पर्सनल रैपो होना जरूरी है, और वही बिटरनेस को आप पर्सनल रैपो पॉजिटिव हो जाता है उसका, वो इन दोनों लीडर्स में नहीं है। नड्डा जी में है कुछ इक्वेशन? वो तो नॉर्मल जो नेताओं के बीच होने जो है, लेकिन मसला ये है ना कि राहुल गांधी किस रूप में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और एलओपी राहुल गांधी के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, पर्सनल रैपो। सोनिया गांधी में था, बिटरनेस है। सोनिया गांधी लीडर पोजीशन थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बीच पर्सनल रैपो था। कभी भी ऐसा डेडलॉक होता था तो अटल जी सीधे बात कर लेते थे, सोनिया सीधे बात हो जाती थी। हाँ, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। जो रैपो जो मनमोहन सिंह और सुषमा जी में था, या इवन अडवाणी जी के साथ भी था वो रेपो पर्सनल तो मिसिंग है निश्चित रूप। इवन मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताऊं, जब मोदी जी पहली टर्म में थे तो उस वक्त
लीडर अपोजिशन तो कांग्रेस के पास था नहीं, हाँ था नहीं, हाँ तो खरगे जी थे फर्स्ट हाफ में, 14 से लेके 19 तक खरगे जी थे। तो खरगे जी का और मोदी जी का रेपो था। अच्छा, हाँ, अधीर रंजन चौधरी के साथ बहुत बढ़िया था। अधीर रंजन सिंह उन्होंने जब वो नाली वाली बात कह दी थी 19 के बाद अधीर रंजन पीएम मोदी के बारे में, और बाद में उनको रिग्रेट हुआ अधीर रंजन चौधरी जी को कि हिंदी की भाषा की समस्या के चलते हमने ऐसी बात कह दी। उसके बाद उन्होंने पीएम को जो बोला, पीएम ने ठहाका मार एकदम कह रहे कोई बात नहीं, ऐसी इसमें क्या हो गया, मुँह से निकल गया आपके। चलिए सर, तो 2 दिन वो प्रॉब्लम दोनों तरफ से है इनके बीच में। माहौल बनाए रखेंगे सर हम, 2 दिन है बीच में अरे सोमवार तक हम उसके बाद भी बनाए रखेंगे। उम्मीद कीजिए, देखिए जब बस 4 दिन है, 4 दिनों में कुछ बड़ा काम हो। बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में आए विनोद जी आपका, अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र धन्यवाद आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।